बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट करना है जी चैप्टर नंबर 8। आलमोस्ट हम अपना जो एक टारगेट है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर लेते इन दिनों के अंदर, वो हम उसके बड़े करीब पहुंच गए हैं इंशाअल्लाह ताला। और ये चैप्टर 8, 9, 10 इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत लंबे लंबे चैप्टर ये भी नहीं है। इसमें से भी वही हुआ है कि जो ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें थी, मुश्किल चीज़ें थी, वो सिलेबस में से आउट हो गई हैं, आसान आसान बातें रह गई हैं। एक बात का जिक्र हम प्रीवियसली कर रहे थे, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हमने किया था, और हमने इसको थोड़ा सा शुरू में जब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने फॉर्मेशन के एतबार से जब कॉन्ट्रैक्ट की डिवीज़न कर रहे थे वहाँ इसका जिक्र हमने किया था। ठीक है, तो अब ये अप्रोप्रिएट प्लेस है चैप्टर नंबर 8 के अंदर जहाँ हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो डिफरेंट सिनेरियो में ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ लॉ अज्यूम कर लेता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। इन रियल सेंस हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टी के साथ हुआ नहीं होता, उस तरह कोई एक पार्टी ऑफर नहीं कर रही होती, कोई दूसरी पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। विदाउट ऑफर, विदाउट एक्सेप्टेंस, ये 4-5 सिनेरियो हैं जिसके अंदर लॉ कहता है कि नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। नंबर 1, सेक्शन 68 ये हमें एक सिनेरियो बताता है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया। 69, 70, 71 एंड 72, तो 5 सिनेरियो हो गए जिसके अंदर लॉ हमें कह रहा है कि ये सिनेरियोज अगर होंगे तो इट इज अज्यूम्ड कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम हमने क्या रख दिया, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट रख दिया। सिनेरियो नंबर 1, सेक्शन 68, सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज, इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हुए। नंबर 2, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टीज। नंबर 3, पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑन नॉन ग्रेटिचुअस एक्ट, फाइंडर ऑफ गुड्स एंड पेमेंट बाय मिस्टेक ऑन और अंडर कोशन, बाय मिस्टेक और अंडर कोशन। ये 5 सिनेरियोज हैं जिसमें लॉ कह रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इस कॉन्ट्रैक्ट का हमने नाम क्या रख दिया, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक्चुअली दिस इज अ सिनेरियो इन विच लॉ प्रिज्यूम्ड इट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है बट लॉ प्रिज्यूम्ड इट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहली बात, ये हम वही पुरानी बबलू वाली हमारी एग्जांपल चल रही थी, हमने उस वक्त भी इस इलस्ट्रेशन को उधर चैप्टर में भी इस्तेमाल किया था कि ये पर्सन इस माइनर को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नेसेसिटीज सप्लाई टू पर्सन और हिज डिपेंडेंट हु इज इनकैपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और इसकी एग्जांपल क्या थी, माइनर भी इसकी एग्जांपल थी, अनसाउंड माइंड भी इसकी एग्जांपल थी, और ल्यूनेटिक भी इसकी एग्जांपल थी। ठीक है ना, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो इसमें सबसे पहली जरूरत थी कि सबसे पहले मस्ट बी नेसेसिटीज, इट मस्ट रिलेट टू द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। इफ यू आर प्रोवाइडिंग लग्जरीज ऑफ लाइफ टू माइनर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ इसको प्रिज्यूम नहीं कर रहा कि ये आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और ये आप रिकवर कर सकते हैं। अदर थिंग्स आर नॉट कवर्ड। तो हो सकता है जब सिनेरियो क्रिएट हो, एग्जामिनर आपके किसी सिनेरियो में बात कर रहा हो, तो आपसे यही चाह रहा होगा कि आप ये एवेल्युएट करें कि अंडर द प्रीवेलिंग सर्कमस्टांसेस जो चीज़ सप्लाई की जा रही है वो नेसेसिटीज की डेफिनेशन में आती है या नहीं आती। मसलन ये कहा जाए कि एक बच्चे को हमने PS4 खरीद कर दिया है ताकि वो गेम्स खेल सके, तो ऑब्वियसली ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में फॉल नहीं कर पा रहा होगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक बच्चे को हमने iPad परचेज करके दिया है ताकि वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस कोविड के अंदर कंटिन्यू रख सके, तो अब ये नेसेसिटीज में आ जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब है हमें मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग होकर ही देखना पड़ेगा कि हम सिनेरियो को एवेल्युएट करें कि अंडर करंट सर्कमस्टांसेस ये चीज़ नेसेसिटीज की डेफिनेशन में आएगी या लग्जरीज की डेफिनेशन में आएगी। ठीक है ना, तो हम चीज़ों को नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि जी iPad परचेज किया तो ये नेसेसिटीज है या लग्जरी है, बल्कि उसी तरह अकाउंटेंट की तरह सोचना पड़ेगा कि इंटेंशन बिहाइंड सर्कमस्टांसेस क्या हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस के लिए लेना पड़ रहा है तो शायद ये नेसेसिटीज में आ जाएगा, और अगर गेम्स के लिए और बाकी सोचना है तो फिर उसके लिए उधर फॉल कर जाएगा। ठीक होगी बात जी?
नहीं, ये तो कोई जिद की कोई ला 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 जिद्दी बच्चों को डील नहीं कर रहा। लॉ कह रहा है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, और एक जनरल मीनिंग नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का लें तो रोटी कपड़ा मकान आ रहा होगा, ठीक है ना, या एजुकेशन आप कहते हैं साहब। अच्छा जी, पर्सन नॉट लाइबल पर्सनली, ठीक है ना, यानी इसका मतलब क्या है, पर्सन नॉट लाइबली पर्सनली का क्या मतलब था, हमने एक लफ्ज अटैच किया था, खुद कमा कर नहीं देना, यानी ये एक बच्चा कल को बड़ा भी हो जाएगा जी आप मुझे कमा कर दे दें, नहीं, ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है। फिर कहां से मिल सकते हैं, एंटाइटल टू बी रीइंबर्स फ्रॉम दी प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन, ठीक है ना, या और रीजनेबल प्राइस ओनली, ठीक होगी बात जी। मैं यही सोच रहा हूँ कि अब वो नमाज पढ़ने गया होगा तो ये खुद ही ऑन हो जाएगा, जितनी देर में वो आएगा उतनी देर में, नहीं मेरे ख्याल ऑटो ऑन हो जाएगा, ये दोनों चीजें ऑटो ऑन हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं नहीं, अभी कितनी कौन सी हो जाता है, अभी ऑन है जी, बताइए। इन्ना लिल्लाहि, मैं वो नहीं देख सका, आपने किसी ने पेज पे जाके देखा था, वॉइस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पे देखा था, वहां मैंने उस वक्त लिखा था, क्योंकि उस वक्त मैं पढ़ रहा था उन चीज़ों को, तो मुझे आज रात को आप में से कोई याद करवाएगा। नहीं ग्रुप में नहीं, आप मुझे वो भेज देना, मैसेज कर देना मुझे मेरे नंबर पे, और यूफोन वाले नंबर पे मुझे मैसेज कर दें, 0333 वाले पे ना, ग्रुप में भी नंबर आ रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप कर दें, मैं उसका वहाँ से मुझे याद आ जाएगी बात, क्योंकि वो ये ना होना कि मैं कोई, ये अब एक लीगल प्रोविजन है, तो वो ऐसे ही खुदा ना खास्ता कोई गलत एक्सप्लेन हो जाए और आप में से किसी का नुकसान हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो 2 अटेम्प्ट की एग्जाम्शन आई थी वो पता नहीं आप पर अप्लाई होती है कि नहीं होती, वही चेक करना है असल में। तो बेटा एक मिनट ये दीजिएगा, क्या नहीं न्यू, असल में इस दफ़ा की कौंसल तो इनमें से आधे लोगों, ये ज़रा बताइएगा, जैसे दिस वन, चैप्टर 8, ये 4 साल अगली दफ़ा इंशाल्लाह। नहीं वोट होते हैं, इलेक्शन होते हैं, बता रहा। इस इलेक्शन में हमने पार्टिसिपेट बहुत एक्टिवली करके कुछ लोग इलेक्ट हुए हैं। कैमरा चल रहा है? अच्छा जी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, वापस आ जाए। तो यार तुम कैमरा बंद कर दिया करो, बता तो दिया करो। अच्छा जी, तो ये जिक्र हो रहा था जी, तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की हम बातें कर रहे थे, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का जिक्र हो रहा था। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चले, सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज। अब लिखने के लिए, वो तो स्टोरी से तो हमने कॉन्सेप्ट ले लिया, अब अगर हमें इसे रिप्रोड्यूस करना होगा तो कहाँ से याद करेंगे, तो ये उसके लिए आ गया। If a person incapable to enter into a contract or his dependent is supplied by another person necessities suited to his condition in the life, the person supplying such necessities is entitled to be reimburse his price from the property of such incompetent person. अब उसने एक बड़ी अहम बात लिखी है, suited to his conditions। इसका मतलब है सर्कमस्टांसिस विल डिफाइन के नेसेसिटीज ऑफ लाइफ क्या होगी। आपने खुदा ना खास्ता, क्योंकि ल्यूनेटिक का, मेंटली इल का, इन सारे लोगों का जिक्र हो रहा है। एक बच्चा है खुदा ना खास्ता, वो नशे में मुब्तला है,
अभी फिलहाल उसकी ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए आपको इवन उसे ड्रग खरीद कर देनी पड़ रही हैं, दिस विल बी ट्रीटेड एज नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ। ठीक होगी ना बात? यानी सर्कमस्टांसेस विल डिफाइन कि क्या चीज उस वक्त नेसेसिटी है और क्या चीज नेसेसिटी नहीं है। Notice that such claim is against the property of minor or person of unsound mind and they are not personally liable। और इस बात का हमें पता है पर्सनली लाइबल का यही मतलब है कि उन्होंने खुद कमा कर नहीं देना। अगर उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें से लिए जा सकते हैं, और अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो बस इसका आखिरत में सवाब लिया जा सकता है, दुनिया में हो इसका और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये बात क्लियर है ना हमें पहले से? अच्छा जी, Maryam, a minor, buys medicine from Zain. Maryam has no property. Maryam cannot be held personally liable for the payment. She cannot be declared insolvent. Insolvent भी नहीं डिक्लेयर हो सकता। इंसॉल्वेंट हम किसको कहते थे? कोई ऐसा बंदा जो किसी की पेमेंट नहीं कर पाया, तो लॉ उसको क्या कर देता था? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता था। तो अब ये पेमेंट नहीं है जी, इनकी प्रॉपर्टी भी कोई नहीं थी, इन्हें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने को कहते नहीं, लॉ कह रहा है कि ये भी नहीं होगा। ठीक है ना? Minor cannot be declared as insolvent. अच्छा जी, Habib supplied necessities to the wife and children of Arslan, a minor. Habib can recover expenses from Arslan's property if any। ये ऐसी कोई एग्जाम्पल आई कैप ने डाल दी है, ठीक है ना? तो ये जरा ठीक नहीं है एग्जाम्पल। यहां से इसको पढ़ लेते हैं हम, बल्कि तो जरूरी तो नहीं सब सीए ही कर रहे हो। हबीब सप्लाइड अ कोट विद डायमंड बटन टू अरसलान। डायमंड बटन, अब ये वो इधर इशारा दे रहा है कि यार ये कहां चली गई? लग्जरीज की तरफ चली गई। कैन नॉट बी ट्रीटेड एज नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है। अ माइनर परचेज 11 कोट्स, he has sufficient clothes at that time। अब रोटी कपड़ा मकान, लेकिन सिचुएशन उन्होंने कहा यार पहले ही अवेलेबल थे, सफिशिएंट भी उसने चले क्वांटिफाई भी नहीं किया, और फिर 11 कोट एकदम से जाके खरीदे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये भी पता चल रहा है कि ये भी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की डेफिनेशन में ऑब्वियसली नहीं आ सकता, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी सफिशिएंट चीज अवेलेबल है। नहीं, क्वांटिटी लिखेगा नहीं, अगर वैसे भी ऑलरेडी अवेलेबल है तो फिर हम इसे लग्जरी ही ट्रीट करेंगे। हाँ, वो कहता कि नेसेसिटीज के तौर पे क्लॉथ्स खरीदे गए हैं तो फिर ठीक है। अच्छा जी, ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, इससे आप देख लेंगे। आगे चलते हैं जी। मिस्टर ए, टेनेंट। टेनेंट का मतलब किराएदार, तो जाहिर है किसी घर का किराएदार होगा। मिस्टर बी, ऑनर ऑफ द हाउस, लैंडलॉर्ड, ऑनर ऑफ द हाउस। मिस्टर बी नॉट पेइंग प्रॉपर्टी टैक्स। आपको पता है ना, घर पे एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा होता है। मिस्टर बी, घर किसका है? तो प्रॉपर्टी टैक्स किसने पे करना है? बी ने। जिसकी प्रॉपर्टी है उसका टैक्स भी उसी ने पे करना है। टेनेंट तो वहां पर किराएदार रह रहा है, प्रॉपर्टी तो आपकी है। तो जो अथॉरिटीज थी उन्होंने आके घर को सील करने का फैसला कर लिया। जाहिर है अगर प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं हो रहा तो अल्टीमेटली क्या करती है, कॉर्पोरेशन आके घर को सील कर देती है। अच्छा जी, अब मिस्टर ए वहां रह रहा है, मिस्टर ए वहां रह रहा है। तो जब वो घर सील होने लगा उसने कहा यार आप क्या कर रहे हो भाई, मैं कहाँ जाऊंगा? उसने कहा जी आप जहां भी जाएंगे, अगर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे हो रहा तो हम तो घर को सील करने लगे। मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने ये पेमेंट खुद कर दी। ठीक है ना? जाहिर है वो वहां रह रहा था, घर लॉक हो जाता तो उसको परेशानी होती। उसने कहा अच्छा कितने पैसे देने वाले? उसने कहा ये 20,000 रुपया इसका टैक्स है। उसने कहा चाहिए आप में से। मिस्टर बी ने नहीं कहा उसको कि मेरी पेमेंट कर दो। ठीक है, मिस्टर ए ने पेमेंट कर दी है। क्यों कर दिया है? अपने इंटरेस्ट में कर दिया। ठीक है, अब लॉ यहां 3 कंडीशन लगा रहा है। कह रहा है अगर तो इन 3 कंडीशंस पूरी हैं तो फिर तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं बिटवीन ए एंड बी।
कंडीशन नंबर 1, जो पेमेंट की है वो बाउंड बाय लॉ हो। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स था, गवर्नमेंट के ड्यूज थे, जाहिर देने ही थे, तो मिस्टर बी वॉज बाउंड टू पे दिस पेमेंट। ठीक होगी बात, मिस्टर बी वॉज बाउंड टू पे दिस पेमेंट, नॉट मिस्टर ए। कहता है दूसरा, नॉट वॉलंटरली। क्या मतलब, ए ने बड़ी खुशी से नहीं दी पेमेंट के जनाब मुझे बड़ा सवाब मिलेगा या मैं करा देता हूं मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं, नहीं नहीं नहीं, उसने अपने फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओन इंटरेस्ट, क्योंकि वो घर में रह रहा था, घर लॉक हो जाता है, इसी को प्रॉब्लम होनी थी, इसी को इनकन्वीनियंस होनी थी। लॉ कहते हैं अगर तो ये तीन बातें ठीक हैं तो फिर मिस्टर ए ये अमाउंट रिकवर करे मिस्टर बी से, एंड मिस्टर बी इज बाउंड टू पे दिस अमाउंट। लॉ कहता है वी प्रिज्यूम्ड के इन दो के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है और ये रिकवरी हम मिस्टर बी से करवा कर देंगे। क्लियर हो गई बात? अगर कोई भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाए जिसमें कोई दूसरी पार्टी पेमेंट कर दे, लेकिन दूसरी नहीं, लफज ला क्या कह रहा है, इंटरेस्टेड पार्टी, जिसका अपना इंटरेस्ट उसके अंदर शामिल हो, जैसे ये उस घर में रह रहा था, तो लॉ कहता है हम अज्यूम कर लेंगे कि इन दो के दरमियान भी कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एंड नाउ मिस्टर बी इज बाउंड टू पे दिस अमाउंट टू मिस्टर ए। बट ये बहस हो रही थी, ये तो ऐलान किया जा रहा था कि घर लॉक होने लगा जी, घर लॉक होने लगा जी, जैसे आगे प्रेशर डालते हैं रिकवरी वाले लोग, ठीक है ना। तो वो साथ से एक हमसाया जो है वो निकल कर आया, मिस्टर सी नेबर। मैं कहा यार क्या रोल है? मैं कहा जी ये रोल है की हो भाई जान दो यार, कोई गल नहीं। उसने कहा नहीं भाई जाने नहीं दे सकते, मैं तो रिकवरी पे आया हूँ, तो लॉक करने लगा हूँ। मिस्टर ए ने कहा मेरे पास तो पैसे कोई नहीं है, मैं तो नहीं दे रहा पैसे। वो मिस्टर बी को कॉल करता, मिस्टर बी फोन नहीं उठा रहा ठीक है ना, तो उसे व्हाट्सएप कर रहा, देख ही नहीं रहा, पता भी लग रहा है कि ऑनलाइन है, क्योंकि अभी मिस्टर बी को ये नहीं पता कि स्टेटस इनएक्टिव भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मिस्टर सी ने बेचारे ने, कोई मेरे जैसा मासूम सा बंदा था, तो उसने उसने पेमेंट कर दी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, लॉ तो कहता ही है कि अगर कोई पेमेंट कर दें तो ये तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसलिए भाई मुझे मिल जाएंगे, लॉ मुझे दिलवा देगा अगर बी ने नहीं भी दिए तो। अब पेमेंट किसने कर दी है? मिस्टर सी ने कर दी है। अब मिस्टर सी साहब पहुंचे कोर्ट में कि भाई ये पैसे, मिस्टर बी तो पहले ही फ्रॉडिया था, तो गवर्नमेंट के पैसे नहीं दे रहा था, सी के कहां देने थे उसने। अब ये कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट ने कहा भाई जनाब किधर आ गए हैं? उसने कहा सर मैंने इस तरह पेमेंट कर दी, आप ही तो कह रहे थे कि हो जाएगी। उसने कहा वो हम ए के लिए कह रहे थे, आपके लिए नहीं कह रहे थे। आर यू इंटरेस्टेड, डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन द हाउस? वो कहते नहीं वहां तो कोई ऐसी फीमेल नहीं रहती कि मेरा इंटरेस्ट इन तो अब ये अपना इंटरेस्ट भी साबित नहीं कर पाए। तो लॉ ने कहा, मिस्टर सी के लिए लॉ ने कहा कि असल में आपको ये तीन चीजें प्रूव करनी है। पहली चीज बिल्कुल ठीक है, मिस्टर बी वॉज बाउंड टू पे दिस अमाउंट, ये वाली बात तो ठीक हो गई, लेकिन आप तो वॉलंटियर कर रहे हैं खुद को, आप तो वॉलंटियर कर रहे हैं, आपका तो कोई इंटरेस्ट नहीं था उस प्रॉपर्टी के अंदर, इसलिए अगर आपने पेमेंट किया तो आप कॉसी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते हैं। बात समझ आ गई? अब जब केस स्टडी ऐसे बनेगा तो आपने देखना है कि कहां हमें किस तरह से लेकर चलना है। लॉ इसको कह रहा है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, नॉट एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय मिस्टर बी, मिस्टर सी कैन नॉट रिकवर फ्रॉम मिस्टर बी। तो हमने कोशिश की स्टोरी में दोनों एंड आपको समझ आ जाए कि असल में लॉ किसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, इंटरेस्टेड पार्टी, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट उसने पेमेंट की हुई हो। बात क्लियर होगी? मसलन अब ये तो रिकवरी वाला ही केस आ गया ना, अब इसको लॉ कहीं भी सिनेरियो क्रिएट करेगा। वो कहेगा जी आपने घर अभी इसी महीने किराए पर लिया था, पिछले टेनेंट ने पैसे पे नहीं किए हुए थे तो बिजली का मीटर काटने आ गए हैं, अब फिर आप कह रहे हो यार मैं पे कर देता हूं, चलो
किसके इंटरेस्ट में? ऑफ योर ओन इंटरेस्ट, क्योंकि अगले 10 मिनट बाद आपके ही घर की लाइट नहीं होगी। तो जब आप अपने ही इंटरेस्ट के लिए पेमेंट भी वो वाली जो कि बाउंड बाय लॉ हो, ठीक है, और आप कोई वॉलंटियर नहीं कर रहे, आप थर्ड पार्टी नहीं है, आप कंसर्न्ड पर्सन है, तो इन सारे केसेस में लॉ कह रहा है आपके दरमियान में क्या हो जाएगा? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर ये पैसे नहीं देगा तो हम दिलवा देंगे। लेकिन लॉ साथ ही कह रहा है कि भाई ये सहूलत हमसायों को हासिल नहीं है। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, a person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pay it is entitled to be reimbursed by the other. Thus the essential requirement of this section is the payment made should be bona fide for the protection of one's interest. The payment should not be voluntary. The payment must be such as the other party was bound by law. In good faith, जायज, गुड फेथ। ठीक है, क्लियर होगी बात जी? स्टोरी से अटैच करके, स्टोरी का फायदा क्या होगा? केस स्टडी कोई भी इस तरह आएगा तो हमें फौरन हमारे जहन में बात आ रही होगी कि अच्छा यार ये कहानी चल रही थी, तो कौन कंसर्न था, कौन कंसर्न नहीं था। दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी। अच्छा जी, पढ़िए जी। जी जनाब, रिकवर हो सकती है फॉर देयर ओन इंटरेस्ट ही हो रही है, ठीक है ना, नॉट वॉलंटरी। अच्छा जी, ये तो वही चल रहा है। ओके, अच्छा जी, जो काम है, हम जिंदगी में अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई शख्स कोई काम कर रहा है, तो हम काम को लॉ जो है ना दो हिस्सों में उसको डिवाइड कर देता है, वर्क्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक को कहता है ग्रेटिचुअस वर्क, ठीक है, और दूसरे को कहता है नॉन ग्रेटिचुअस वर्क। ग्रेटिचुअस वर्क वर्सेस नॉन ग्रेटिचुअस वर्क। ग्रेटिचुअस वर्क का मतलब होता है डन फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, कोई सोशल सर्विस के लिए किया जा रहा है, कोई रिलीजियस पर्पजेज के लिए किया जा रहा है, लेकिन द पर्पज इज टू प्रोवाइड सर्विस टू अदर फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे काम के लिए हम लफ्ज क्या यूज किया करेंगे? ग्रेटिचुअस वर्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अदर इज कॉल्ड नॉन ग्रेटिचुअस, डन विद चार्ज। पैसे लेके काम किया जा रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप, चाहे कोई लेबर से रिलेटेड है, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड है, आप एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके पैसे ले रहे हैं। मसलन इस वक्त अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कहां फॉल करेंगे? नॉन ग्रेटिचुअस में फॉल करेंगे। आपने पेमेंट दी हुई है इसलिए हम आपको हंस के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी रात को हमने वो पीआरसी के जो बच्चे जिनको के साथ बेचारों के साथ आप ही के उसमें प्रॉब्लम हो गई, फेल हो गए वो बच्चे, हमने उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्लासेस की अनाउंसमेंट की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ जरा कम हंसते हैं तो, लेकिन वो वाला काम हमारा कौन सा कहला रहा होगा? ग्रेटिचुअस कहला रहा होगा। ये सोशल सर्विस है। यार बच्चों का बेचारों का टाइम भी थोड़ा सा ज़ाया हो गया, एक पेपर फेल हुआ, 3 देने पड़ गए, बच्चों का सारा बजट आउट हो गया। ये ज़रा मिडिल क्लास के लोगों का प्रोफेशन है, तो हमें हुआ कि नहीं यार इनके साथ खड़े होना चाहिए, तो हमने वो फ्री ऑफ कॉस्ट अनाउंस कर दी क्लासेस। जब हम अनाउंस कर रहे थे उस वक्त तो हमें इतना एहसास नहीं हो रहा था कि शायद इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जब हमने उसको अनाउंस किया तो फिर हमें पता चला कि इसकी कितनी ज़्यादा अशद ज़रूरत थी। यानी इस वक्त
क्योंकि वो आई कैप स्टेटिस्टिक्स शेयर करते हैं ना बाद में कि कितने लोग हैं। मतलब आईटी में कोई 1100 बच्चा फेल हुआ, 1100 स्टूडेंट फेल हुआ। तो वो I2B का सब्जेक्ट मैं टीच कर रहा हूँ, तो कुछ 550 बच्चा इस वक्त हमारे पास एनरोल्ड है। यानी पूरे पाकिस्तान का 50% बच्चा जो है वो इस वक्त ऑनलाइन, वो फ्री वाली क्लास के अंदर ऑनलाइन भी, फिजिकल में कोई 150 बच्चा फिजिकल में बैठा हुआ है। तो वो हमें पता लगा कि यार अच्छा ही अल्लाह ताला ने हमारे से कोई एक अच्छा ही काम ले लिया, लोगों को इसकी ज़रूरत थी। तो काम को लॉ भी ऐसे ही देख रहा है, काम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है, ग्रेटिचुअस एंड नॉन ग्रेटिचुअस। अब असल में लॉ अपना कानून बताकर हमें बताना चाह रहा है उधर वाले काम के लिए, नॉन ग्रेटिचुअस के लिए। ठीक होगी बात जी? अच्छा जी, मसलन जी ये एक कैब सर्विसेज है जो कि आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये मरी वाला वाकया है कि जब लोगों की गाड़ियां फंस जाती हैं तो वहाँ आप मतलब ये तो खैर एक बैड इवेंट हो गया, लेकिन वैसे भी जब आप जाते हैं और बर्फ़बारी हो जाती है तो आपकी गाड़ी जब बर्फ़ में फंस जाती है तो वहाँ के लोकल्स फ़ौरन आकर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कौन से वाली? नॉन ग्रेटिचुअस। ठीक है ना। जब कोई शख्स आकर आपकी गाड़ी की बर्फ़ हटाने लगता है तो आपको भी पहले से ही पता होता है और उसे भी पता होता है कि मैं पैसे लेने के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक होगी ना बात? इसी तरह से रोड साइड के ऊपर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई और कोई आदमी आया और उसने आगे गाड़ी को ठीक करना शुरू कर दिया, तो कैनाल के ऊपर इस तरह के बहुत सारा है सिलसिला। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं? कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं हमें? नॉन ग्रेटिचुअस सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गई? ये एग्जांपल्स हम एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी यूज करते रहे। ये सारी एग्जांपल आपकी एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए भी हम यूज कर रहे थे। ठीक होगी बात जी? अब आते हैं जरा इंटेंडेड टू बी अ, ये जो कितनी 5 एग्जांपल्स हमने लिखी, सारी की सारी कौन सी हैं? नॉन ग्रेटिचुअस हैं। अब आगे जी इधर जरा, वाहिद काम जो हुकूमत ने किया, लंगर खाने बना दिए। अच्छा किया या बुरा किया ये एक अलग बहस है। खाना खिलाना इज़ अ वेरी गुड टास्क, लेकिन चलते हुए लोगों के कारोबार बंद करके उन्हें लंगर खाने से खाना खिलाना इज़ नॉट अ गुड टास्क। ठीक है ना? अच्छा जी, अच्छा खैर वो तो कोई भी शख्स खाना खिला रहा है। अब यहाँ खाना खाने वाले को भी पता है, खिलाने वाले को भी पता है ये कौन सा वर्क है? ग्रेटिचुअस वर्क है। ठीक है ना? वो जैसे हम कह रहे हैं जी दाता दरबार पे लंगर चल रहा है, कहीं लंगर चल रहा है, कहीं कोई खाना खिला रहा है, कहीं कोई ऐसा काम कर रहा है जिसका मकसद पैसे लेना नहीं है। तो लॉ सबसे पहले इन 2 हिस्सों में चीज़ों को बांट रहा है। देयर आर सम ग्रेटिचुअस वर्क एंड देयर आर सम नॉन ग्रेटिचुअस। अगर नॉन ग्रेटिचुअस वर्क है एंड डिलीवर्ड लॉफुली, पर्सन एंजॉयड द बेनिफिट। क्या मतलब? वो गाड़ी ठीक करने वाला आया, वो बेचारा लगा रहा, ठीक करता रहा, सारा कुछ हो गया, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट हो गई, कह रहा सर पैसे। कहते भाई किस चीज़ के पैसे? मैंने तो आपको नहीं कहा कि गाड़ी ठीक कर दो। ठीक है, या वो बर्फ हटा दी उसने, सारी गाड़ी क्लियर कर दी, अब आप उसे कह रहे कि यार किस चीज़ के पैसे भाई? एक तो मेरी गाड़ी से आपने बर्फ उठा लिया ठीक है ना? दूसरा आप पैसे भी मेरे से ही मांग रहे हो। तो अब लॉ कह रहा है कि नहीं, इफ द पर्सन एंजॉयड द बेनिफिट, तो फिर लॉ कह रहा है कि जनाब क्या है आपने ऑफर करवाई, क्या दूसरे ने एक्सेप्ट किया नहीं किया, ये तमाम सिचुएशन में भी हम अज्यूम कर लेंगे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एंड यू आर लीगली बाउंड टू पे द, यानी कोई इलीगल काम ना हो रहा, कोई लॉफुली काम हो रहा है। ठीक है, या जैसे लॉफुली का मतलब ये ना, एक शख्स आया बर्फ हटाने के लिए, आपने कहा नहीं यार भाई ना करें, उसने फिर जबरदस्ती हटाना शुरू, आप उसे मना भी करते रहे, वो फिर जबरदस्ती हटाता रहा। ठीक है, अब ये लॉफुली नहीं हो रहा बिकॉज आप तो मना कर रहे हैं। एंड पर्सन एंजॉयड द बेनिफिट। अगर ये 3 चीजें पूरी हो गई हैं तो लॉ कह रहा है ये तमाम उधर वाली वो सारी पांचों की पांचों एग्जांपल क्या हो सकती हैं? ग्रेटिचुअस कॉन्ट्रैक्ट की, वो नॉन ग्रेटिचुअस वर्क में कॉसी कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल्स हो सकती हैं। इस सब में लॉ कह रहा है कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका। ठीक है ना? इस तरह के सारे सिनेरियोज के अंदर लॉ कह रहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडेड टू डू सो ग्रेटिचुअसली, यानी फ्री ना करने का इरादा हो,
and such other person enjoy the benefit thereof, the latter is bound to make the compensation to the former in respect of or to restore the thing so done or delivered. और वही कंडीशन आ गई। ये वाली स्लाइड याद करने के लिए है और ये वाली स्लाइड समझने के लिए है। ये केस स्टडीज में हेल्प करेंगी बातें और ये हमें थ्योरेटिकल बातों में हेल्प करेंगी। केस स्टडी में भी जब हम लीगल प्रोविजन को रिप्रोड्यूस करना होगा वहां हमें हेल्प कर रही होंगी ये सारी चीजें। जी, इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट भी काफी सारे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। अच्छा जी, पढ़िए जी। ठीक है, कोई किसी की तरफ चीज भूल गया और उसने अपनी समझ के इस्तेमाल कर ली तो क्या अब क्या स्टेटस हुआ? ये भी कॉसी कॉन्ट्रैक्ट ही की एग्जांपल आ गई जी। अच्छा, वो कह रहे जी एक शख्स के गोदाम में, बिजनेस में, शॉप में आग लग गई और एक दूसरा शख्स जो है उसने उसको आग को बुझाने में बड़ा अहम रोल अदा किया, बड़ा मेहनत की, एफर्ट लगाया, सारा कुछ किया और सरकमस्टांसेस शो कर रहे थे कि ये सवाब कमा रहा है। उस वक्त जज्बात इसके ऐसे ही थे कि जैसे ही अल्लाह के लिए काम कर रहा है। तो लॉ कह रहा है कि फिर कोई कॉसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जी। लेकिन अगर इस बंदे से खुश हो गया, अब एक्सेप्शन को लिंक कर दें ना जहां से आप भी बात करें, अगर इसने खुश हो गया उसको अगले दिन आकर कहा कि यार कल आपने बड़ा, मैंने देखा वाकई आपने बड़ा काम किया, यार आपको मैं 5 लाख रुपया इसका इनाम देता हूं, अब अगर नहीं देता तो अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है ना, ये बात हम पहले भी ऐसे करके आए। अच्छा जी, एक वॉलेट सड़क पे पड़ा हुआ था, पहले आपने ऐसे करके देखा, आपको लगा कि पैसे नहीं है, आपने कहा यार नहीं, चीज नहीं उठानी चाहिए ठीक है ना? फिर आप दोबारा गुजरे, आपको दूर से लगा कि यार नहीं है कुछ अंदर, और अब आपने वो चीज उठा ली। तो लॉ कहता है कि ये जो फाइंडर ऑफ द गुड्स हैं, जिसको मिली हैं, इस बंदे ने जैसे ये चीज उठाई है तो लॉ फौरन से कहता है कि यार इस बंदे की कुछ लाइबिलिटी, जिम्मेदारियां अराइज हो गई हैं। नंबर 1, टेक केयर ऑफ गुड्स। सबसे पहले जो चीज इसने ऐसे पिक की है, उठाई है, सबसे पहले उसकी हिफाजत करे, टेक केयर ऑफ गुड्स। नंबर 2, नॉट टू यूज, इनको इस्तेमाल ना करे। नंबर 3, ट्रेस द ऑनर। तो कहता है ये 3 बातें इसकी जिम्मेदारी हैं, ही इज लीगली बाउंड टू डू ऑल दीज 3 थिंग्स। नंबर 1, टेक केयर ऑफ गुड्स। नंबर 2, नॉट टू यूज द गुड। नंबर 3, ट्रेस द ऑनर। वो कहते हैं साथ ही इसके कुछ राइट्स भी हैं, जिसने चीजें उठाई हैं इसकी कुछ लाइबिलिटीज हैं तो कुछ इसके राइट्स भी हैं। नंबर 1, रिटेन द गुड्स, वो चीजें अपने पास रखे। रिकवर एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस? जो उसके मालिक को ढूंढने में या उस चीज को रिटेन करने के कोई एक्सपेंसेस आ रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि हर बंदे को वॉलेट ही मिला हो, ठीक है? किसी नहीं, वो लॉ पुरानी एग्जांपल से चल रहा था ना, आपको पता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18 वहीं की एग्जांपल। वो कहता है जी एक बंदे को हॉर्स मिल गया, अब उसकी खिदमत भी कर रहे हैं, चारा भी खिला रहे हैं, और अगर जरदारी साहब वाला हो तो बादाम और कुश्ते और काजू खिलाने पड़ेंगे, तो फिर वो वाला मामला आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, वो कहता है कि नंबर 1 इसका राइट है कि चीज़ों को रिटेन रखे। इसको लियन बोलते हैं, रिटेन का मतलब लियन भी, यानी कब्जा इसका होगा। अगर 8 दिन इसने वो चीज़ें अपने पास रखी, 8 दिन के एक्सपेंसेस हो गए हैं, और वो जिसका मालिक है वो कहता है भाई मैं तो खर्च नहीं दे रहा, पैसे किस चीज़ के भाई, आपको मैंने कहा थोड़े था कि आप मेरे घोड़े की खिदमत करो जी, जो चीज़ मिली है उसकी बेसिक नेसेसिटीज। तो लॉ कहता है कि नहीं, फिर आप इसे कब्जे में रखें घोड़े को अपने पास, जब तक वो नहीं देता आप इसकी चीज़ ना दें। यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ फिर भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, आगे चलिए। आगे यूज की बजाय लॉ कुछ और कह रहा है, सेल द गुड्स इफ पेरिशेबल और चार्ज फॉर फाइंडिंग द ऑनर इज 2/3 और मोर। वो कहता है नंबर 1, अगर चीजें पेरिशेबल हैं
तो लॉ इसकी जिम्मेदारी लगा रहा है, इसका राइट दे रहा है कि उन चीज़ों को फौरन बेच दे। अगर इसे लगे, असेसमेंट ले, क्या जब तक मैं इसके मालिक को ढूंढूंगा ये चीज़ें तो एक्सपायर हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो लॉ उसको कह रहा है यार सबसे पहले तो इसको बेच दो और वो पैसे अपने पास रखो। ये पैसे अब आपने ऑनर तक पहुंचाने हैं, वो चीज़ें आपने नहीं पहुंचानी। आपने देखा कि ये न्यू खान वगैरह की बस से, ये जो एक शहर से दूसरे देहात, करीबी देहात से बसें आ रही हैं, उसके ऊपर कोई मिल्क आ रहा है, कोई और चीज़ आ रही है, कोई फलां चीज़ आ रही है। फ़र्ज़ कर लें एक बस वाले को नज़र आता है कि यार ये दूध के 5-6 कैन पड़े हैं, पता नहीं किसके हैं। नाउ मिल्क इज़ अ पेरिशेबल प्रोडक्ट, तो उसे सबसे पहले करना चाहिए, अगर उसे लगे कि यार जल्दी से इसका ऑनर नहीं मुझे मिलेगा, तो फिर उसको चाहिए कि इसको पेरिश ना होने दे, बल्कि इसको सेल कर दे, एक कंडीशन। या दूसरी कंडीशन लॉ कह रहा है कि अगर जितने की वो चीज़ लग रही है देखने से, अगर उसका 2/3 और मोर बंदा ढूंढने पे ही लग जानी है, तो लॉ कहता है फिर भी बेच के पैसे अपने पास रख ले। मतलब 1 लाख रुपए की कोई चीज़ है, वो कहते हैं जंग अखबार में इश्तहार लगा दें 1.25 लाख रुपए का, ठीक है ना, कि जिसकी गुमी आके ले जाए। अल्लाह कह रहा है ऐसे ना करें। अगर 2/3 से ज़्यादा एक्सपेंसिव आ जाएंगे रिकवर करने में, बंदा ढूंढने में, तो फिर बंदा ना ढूंढे, चीज़ें सेल कर दें, पैसे अपने पास रिटेन कर लें। क्लियर होगी बात जी? हाँ, मतलब बेचना ही हो गया, एक किस्म का बेचना ही हो गया कि खुद को बेच ले, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। लॉ ये 2 बातें असल में कर रहा है, ठीक है। फाइंडर ऑफ द गुड्स के कुछ राइट्स और कुछ लाइबिलिटीज डिफाइन कर रहा है। अब ये लिखने के लिए आपके पास आ गया। और क्यों ये पैसे, क्यों हमने चीजें देनी है? लॉ कहता है जैसे ही आपने कोई चीज ट्रेस किया, यू विल बिकम लाइबल। अब जिसकी ये चीज है उसका और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, आप जिम्मेदार हैं उस तक पहुंचाने के। तो ठीक है, ना मिले तो फिर तो वो तो एक अलग बात है ना, ना मिले आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे, उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस चीज़ को अपने पास ही रखेंगे। अदरवाइज अगर बहुत ही कोई ऐसी बात है तो लॉ कह रहा है अगर कोई चीज़ ख़राब होने वाली है तो बेच के पैसे अपने पास रखें। अच्छा जी, देखिए जी, बेलर एंड बेली, ये लफ्ज़ अब इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका कॉन्सेप्ट जो है वो सारा वही जो मैं कह रहा हूँ ना कि इस चैप्टर के भी वो कॉन्सेप्ट जो मुश्किल थे वो निकल गए हैं, ठीक है ना। तो अब कोई बात नहीं है, बस सादा सादा सा एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया, अदरवाइज अब ये इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए जी। जब तक ऑनर ना मिले, इसका राइट है कि अपने पास रख सकता है, ही कैन रिटेन द थिंग। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। एक पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला आया, बेल बजा के आपको पिज़्ज़ा दिया। कोई मेरे जैसा बंदा था, उसने सोचा हो सकता है किसी स्टूडेंट ने भिजवाया हो, भूल गया कि आजकल 2022 में ऐसे स्टूडेंट नहीं रह गए, ठीक है ना। तो घर जाके आराम से पिज़्ज़ा खा लिया, बाहर फिर बेल बजी, सोचा एक और पिज़्ज़ा आ गया। तो पता चला नहीं, वो पहले पिज़्ज़ा वाला ही खड़ा करे जी पैसे। जी किस चीज़ के पैसे? मैं कहा यार आपने पिज़्ज़ा, कहते भाई हमने तो कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया था। कहते यार अच्छा फिर मेरा पिज़्ज़ा ही वापस ला दो। कहते वो तुम खा भी गए अंदर। अब लॉ कह रहा है कि आप क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है, ठीक है। एक बात इसी तरह से अगर गलती से किसी ने कोई पैसे दे दिए हैं, कोई गलत ट्रांजैक्शन आप कर रहे थे, किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं गलती से, ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें, या दराज से कोई चीज़ आई थी, आई हमसायों की थी, रिसीव आपने कर ली है, कोई और इस तरह के सारे काम, या किसी ने आपको गन पॉइंट पर कोई चीज़ आपसे स्नैच कर ली है, ये सारे सरकमस्टांसिस के ऊपर लॉ एक तरह का व्यू ले रहा है। और वो क्या व्यू है? वो व्यू है पेमेंट बाय मिस्टेक और अनड्यू कोर्शन, ठीक है। लॉ कह रहा है कि ये सारे सर्कमस्टांसिस, अ पर्सन टू होम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अनड्यू अंडर कोर्शन मस्ट रीपे और रिटर्न इट।
गलती से कोई चीज़ आपके घर डिलीवर हो गई तो आपको वापस करनी पड़ेगी, गलती से आपके अकाउंट में किसी के पैसे आ गए तो आपको वापस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। या अंडर कोजन, जबरदस्ती किसी ने पैसे ले लिए तो जिसने लिए हैं उसको वापस करने पड़ेंगे। लॉ यहाँ क्यों वापस करने पड़ेंगे, या अगर आपने वो पिज़्ज़ा खा लिया तो फिर आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। लॉ इन सारे सर्कमस्टांसिस में भी कह रहा है कि सेक्शन 72 के तहत हम इन तमाम सर्कमस्टांसिस में अज्यूम करेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है ना, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जी जनाब, जी नहीं, यानी क्या हम अगर चोर पकड़ा जाए तो उससे किस कानून के तहत पैसे लेंगे? इस कानून के तहत वापस लेंगे ना, ये बात समझ आनी, इस कानून के तहत आप, ये मुराद है। अच्छा जी, माइनर के बाद जो चीज गई लॉ कहता है बस भूल जाए, सब्र करें अब। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। माइनर को चाहिए कि जैसे ही उसके पास पैसे आए उसे सबसे पहले खर्च कर देना चाहिए। यकीन जाने लॉ की इंटेंशन यही है, लॉ यही कहना चाहता है, लॉ ज्यूम भी यही करता है कि माइनर के पास पैसे होंगे उसने खर्च कर दिए, ठीक है, तो माइनर के पास पैसे हों तो सबसे पहले खर्च कर देने चाहिए। पढ़े जनाब, बाय मिस्टेक हो गई, पेमेंट 2 दफा होगी, बाय मिस्टेक हो गई, तो बाय मिस्टेक हो गई तो अभी हमने पढ़ा है कि कोई अगर पेमेंट बाय मिस्टेक हो जाएगी तो जी जी उसके तहत ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जिसको डबल पेमेंट होगी उससे तो पैसे रिकवर हो सकते हैं, आपस का स्टेटस तो वही है जो हम इससे पहले पढ़ के गए। जी जितने एक्सेसिव पैसे हैं अनड्यू लिए गए, ठीक है ना, तो वो उधर आ जाएंगे। इसको देखिए जी जरा, अच्छा अब एक ज़रा बात देखनी है, हमने एग्ज़ाम में ये भी डिसीजन लेना होता है, हमें जाहिर है बात को थोड़ा फैलाकर भी बात करनी पड़ती है, और दिस ऑल विल डिटरमिन के मार्क्स कितने एलोकेट हुए हैं, ठीक है ना। मतलब पहले वाले इस केस में देखते हैं क्या बात हो रही है जी। बाकी सप्लाइड अ जैकेट टू इन ऑर्डर टू सेव हिम फ्रॉम कोल्ड वेदर, सुल्तान हु वाज ए माइनर एग्री टू पे 2000 फॉर द जैकेट, और आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो इट्स मार्केट प्राइस वॉज 1500। अब पूछा क्या गया है, डिस्क्राइब द कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल फॉर क्लेमिंग द अमाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो सबसे पहले यहां क्या कंडीशन होनी चाहिए? नंबर 1, जिसको चीजें सप्लाई की गई हो वो माइनर हो। नंबर 2, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हो। नंबर 3, माइनर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ, इसकी प्रॉपर्टी हो। नंबर 4, उस प्रॉपर्टी से भी रीजनेबल प्राइस मिलेगी, 2000 नहीं मिलेंगे, 1500 मिलेंगे। जी करेंगे, क्योंकि माइनर की प्रॉपर्टी से ही मिल सकते हैं, माइनर तो दे ही नहीं सकता, माइनर से तो लिए ही नहीं जा सकते। अब कितनी बातें लिखनी है कितनी नहीं लिखनी, ये डिपेंड करेगा मार्क्स के ऊपर, कि हमें मार्क्स से पता चलेगी बात ये। अच्छा जी, नहीं ऊपर सवाल से लिंक हो पहले,
In the view of the provision of Contract Act, describe the conditions which must be fulfilled for claiming the amount in each. अमाउंट क्लेम करने के लिए हमें क्या साबित करना पड़ेगा? इसको साबित करना चाहिए मेरा क्या इंटरेस्ट था। मसलन अगर ये वहां टेनेंट हो तो फिर ठीक हो गया। हमने वो वाला आर्गुमेंट देना, ऊपर ऊपर पढ़े, वो कह रहा है कि कैसे रिकवर हो सकती है अमाउंट। ठीक है, बाउंड बाय लॉ तो इलेक्ट्रिसिटी बाउंड बाय लॉ आ गई, लिख देंगे लेकिन हम, ठीक है ना। इसका मतलब है सिर्फ अब इसका इंटरेस्टेड रह गया है कि इसका इंटरेस्ट क्या है। ठीक हो गई बात जी। अब सिर्फ हमें समझाना है कि नॉन ग्रेटिचुअसी था, क्योंकि कुली आमतौर पर किसी शॉपिंग मॉल में सवाब दारैन हासिल करने नहीं खड़े होते। और दूसरी शर्त क्या थी कि दूसरे बंदे ने उसका बेनिफिट उठा लिया हो। तीसरी बात थी उसने कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं किया, लॉफुली भी हो गया। एक ना आप मना कर रहे थे, उसने जबरदस्ती छीन लिया, अब तो लॉफुली नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमें अब देखें वही सारी बातें जो आप पढ़ते हुए आ रहे थे, अगर वो थोड़ा सा सिनेरियो बनाकर पूछ ली गई तो फिर हम उसका कैसे जवाब देंगे, ये सारी बातें आपको यहां से क्लियर होनी चाहिए। कर लेंगे काम? अच्छा जी, ये सारी वही बातें हैं, आप इसको जाकर एक दफा पढ़िए। Explain whether Bakir is justified in the suit. अब ये बिल्कुल एग्जाम लेवल की चीज़ें आ गई हैं जो कि आपको समझनी है। अगेन रीड करें तसल्ली से, फिर आपको पता चले, हाईलाइट करें कौन कौन है, कौन लीगली बाउंड था, कौन नहीं था, कौन इंटरेस्टेड पर्सन है, इनमें से कौन इंटरेस्टेड पर्सन नहीं है। बातें सारी ये वही हो रही हैं, ठीक है ना। लेकिन अब आपको एक बेटर रीडिंग से आप इस सारी बात को एवेल्यूएट कर सकेंगे और जाकर परफॉर्म कर सकेंगे। The person who made the payment must have his own interest in the payment. The other person must be bound by law. Baki does not seem to have any interest in the payment and therefore he is not justified in his suit. अच्छा जी, इसी तरह ये और एग्जांपल आपको नजर आएंगी। ये सारे वही छोटे छोटे केस स्टडीज बने हुए हैं, अब आपने इन सारों को देखते हुए चलना है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल है, अगरचे ये अब निकल गया हमारे उसमें से, लेकिन चलें। क्वांटम मैर्यूट इज अ लैटिन फ्रेज मीनिंग द अमाउंट ही डिजर्व और एज मच एज ही हैज अर्न। यानी अगर किसी ने कुछ काम कर दिया है तो उसे उतनी पेमेंट कर दी जाए जितना काम उसने कर दिया, इसको हम क्वांटम मैर्यूट बोलते थे। अब ये बेलर और बेली ये निकल गया, इसकी जरूरत नहीं है। बेलर और बेली निकल गए हैं आपके उसमें से, पानर और पानी भी निकल गए हैं। ये जो 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 अल्फाज भी मुश्किल थे वो सब निकल गए, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में से डिलीट हो गया, तो चैप्टर एंड हो गया। जी जी, उसके अलग से ना फिर बेलर के राइट सेपरेटली थे, बेली के सेपरेट थे, पानर के सेपरेट थे, लेकिन ये सब हमारे सिलेबस में से अब फारिग हो गए। जरा चैप्टर 9 का नाम पढ़ें, क्या है?
कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर 9 नहीं, बुक में से आई क्या वाली बुक में से, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और 10 एजेंसी। ओके, छोटे छोटे से चैप्टर हैं, इसका मतलब है ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सिलेबस आपका कवर होने जा रहा है। आई कैप में एजेंसी नहीं है 10, चैप्टर 10 में। हाँ ठीक, हाँ हम तो आई कैप के हिसाब से ही चल रहे हैं ना। दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत बड़े चैप्टर ये भी दोनों नहीं है। दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है मेरे ख्याल दोनों में। इसका मतलब है आज का दिन आपने जाके कॉसी कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल एक मरतबा गो थ्रू करना है, याद कर लेना है, और इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिन में डेफिनेटली हमारा ये एरिया कवर हो जाएगा। यानी इस वीक में तो इन एनी केस हो जाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टेस्ट पूरे का लेंगे 50% पूरा हार्ड में, क्लास में, हार्ड में लिखकर क्लास में, 3 का नहीं ना, 1.5 घंटे का 50% हो जाएगा ना। फिर हमारा 50% पूरा हो जाएगा बेसिकली, तो हम 50 मार्क्स का पूरा टेस्ट आपका कंडक्ट कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। तकरीबन एक जैसी टर्म है, कर सकते हैं इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं। जी जनाब, चैप्टर 9 शुरू करें। चले कल करेंगे, कोई बात नहीं है जी। कल इंशाल्लाह चैप्टर 9 भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और 5 फरवरी की क्योंकि छुट्टी आ जाएगी तो तब भी इस वीक में हमारा कॉन्ट्रैक्ट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही नहीं सैटरडे आएगा ना, सैटरडे ऑफ आ जाएगा ना 5 फरवरी कश्मीर डे, तो जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो एक अच्छी बात यह भी होगी, जो लॉ का थोड़ा सा टेक्निकल साइड या मुश्किल साइड है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब अगर हम इसमें रिलेटिव टर्म में देखें तो जो सबसे ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल, इसमें बहरहाल मुश्किल कुछ कह नहीं सकते इसमें क्या मुश्किल है, लेकिन फिर भी रिलेटिव टर्म में अगर कोई चीज़ मुश्किल थी तो वो एरिया हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप MCQs कर रहे हैं हर चैप्टर के एंड पर, MCQ साथ साथ कर रहे हैं ना? ओके, अब इंशाल्लाह फिर टेस्ट में पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। कल मुलाकात होगी, फिर इंशाल्लाह यहाँ से आगे चलेंगे। अब असल में मैं बता देता हूँ, मैंने दानिस्ता नहीं आपको अभी बता रहा होता, इसलिए कि आप कुछ पढ़ लें, इसी खौफ से, इसी डर से आप कुछ पढ़ते रहें, ठीक है ना। जब आप मंडे को आएंगे तो पूरा 1.5 घंटे का एग्ज़ाम हॉल में की तरह से बिठाकर आपका हम टेस्ट ले रहे होंगे, क्योंकि सैटरडे को आपकी छुट्टी भी आ जाएगी। सैटरडे संडे लगा के आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा अपना तैयार करेंगे। एक प्रॉपर पूरा एग्ज़ाम लेवल का आधा 50 मार्क्स का आपका टेस्ट हो रहा होगा, और उस दिन हम शायद पढ़ ना रहे हो, आपका पूरा 1.5 घंटे का टेस्ट लेंगे, उसकी मार्किंग करेंगे, उसको प्रॉपरली आपको रिटर्न करेंगे सारा, ताकि आपको पता चले कि अब आप कहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है जी, हमारा अभी टारगेट यही है कि अगले जो हमारे पास 4 दिन बचे, हम इन 4 दिन में कोशिश करेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए, यानी चैप्टर 10 तक हम पहुंच जाएं इंशाल्लाह। तो 9 तो है ही छोटा सा, वो तो कल के दिन में ही हो जाएगा, और बस 10 पर शायद हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे इंशाल्लाह।